आज की अपनी इस प्रस्तुति का आरंभ हम लोग मिनियांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के एक संवाद से करते हैं। मिनियांडर ने नागसेन से पूछा कि किसी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा और उसके संवर्धन के क्या उपाय हैं। नागसेन ने उसको जो जवाब दिया वो अपने आप में गौर करने लायक जवाब है। नागसेन कहते हैं कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति के रक्षण और उसके संवर्धन के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली है कि उस सभ्यता और संस्कृति की एक अक्षय ज्ञान परंपरा हो। दूसरा, वो कहते हैं कि उस अक्षय ज्ञान परंपरा को जो चुनौतियां प्राप्त हों, उन चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने के लिए समर्थ आचार्य उस सभ्यता और संस्कृति में उपलब्ध हों। और तीसरा, नागसेन ने कहा कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति के रक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है कि उसकी संस्थागत संरचना यानी उसके मठ और मंदिर सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें। मिनियांडर द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों और नागसेन द्वारा दिए गए इनके प्रत्युत्तर का बहुत ही गंभीर महत्व है और बहुत ही स्थायी महत्व है। भारत में जो आज शिक्षा की और न केवल शिक्षा की बल्कि समाज की, राजनीति की, अर्थनीति की जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को समझने के लिए इस पूरे पार्श्व को समझना बहुत आवश्यक है। जो निर्णायक घटना है भारतीय इतिहास में, जिसके सहारे हम लोग भारतीय शिक्षा दृष्टि, समाज दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि और अर्थदृष्टि को समझ सकते हैं, उसके बीज भारतीय पुनर्जागरण में छिपे हुए हैं। शिक्षा के साथ साथ ही राजनीति, समाजनीति और अर्थनीति ये तीनों इसलिए एकबद्ध हैं क्योंकि किसी भी राष्ट्र की जीवन दृष्टि का परिपोषण उसकी शिक्षा के द्वारा होता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था का अधिष्ठान या उसकी जीवन दृष्टि का अधिष्ठान उसके समाज के ऊपर होता है। समाज का ही पोषण अर्थनीति का काम होता है और उसी सामाजिक और आर्थिक अधिसंरचना के संरक्षण का कार्य राजनीति का होता है। इसलिए ये सभी पक्ष आपस में अंतर संबंधित हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे वर्तमान भारत में शिक्षा की स्थिति की बात हो, चाहे समाज रचना का प्रश्न हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न हो या हमारी आर्थिक नीतियों का प्रश्न हो, इन सभी की जो वर्तमान स्थिति है उन पर हम भारत के पुनर्जागरण में जो इनके बीज छिपे हुए हैं, उन बीजों को पहचान करके ही ठीक से विश्लेषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। इंडियन रेनेसां इज द एशियन एडिशन ऑफ यूरोपियन रेनेसां। काफ़ी सीमा तक महर्षि अरविंद की ये बात अपने आप में सही भी है, लेकिन भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण में एक आधारभूत अंतर भी है। यूरोप ने अपनी स्वेच्छा से अपनी मध्यकालीन परंपरा को त्याग करके एक सेकुलर और एक इहलौकिक विचारधारा को स्वीकार किया था, ग्रहण किया था। लेकिन भारतवर्ष की पारंपरिक तासीर के विरुद्ध इस इहलौकिक या इस सेकुलर तासीर को उसके ऊपर अध्यारोपित किया गया था। और यही कारण है कि भारतीय पुनर्जागरण उन तमाम प्रकार की दुविधाओं को, उन तमाम प्रकार के असमंजसों को जन्म देता है जिनसे भावी भारत का निर्माण होता है, भावी भारत की विचार दृष्टि का और उसके संस्थागत स्वरूप का निर्माण होता है, उसका विकास होता है। भारतवर्ष में जो 3 प्रकार की
विचारधाराएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम आदर्शवादी या परंपरानिष्ठ विचारधाराएं कहते हैं, उदारवादी या लिबरल विचारधाराएं कहते हैं, और समाजवादी या सोशलिस्ट विचारधाराएं कहते हैं। वस्तुतः वे भी इसी पुनर्जागरण के अंदर जो अंतर्विरोध था, उस अंतर्विरोध के ही प्रत्युत्पाद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समूचा आधुनिक भारतीय चिंतन है वो एक प्रकार का ब्लेंड है, एक प्रकार का मिक्सचर है, एक प्रकार का मिश्रण है, जिस मिश्रण में से आप जिस दिशा को ढूंढना चाहें उस दिशा को आप ढूंढ सकते हैं, उस दिशा का आप अन्वेषण कर सकते हैं। इस समूची भारतीय विचार दृष्टि की रचना कैसे बनी, आज ये जिस रूप में हमारे सामने है, इसकी निर्मिति कैसे हुई, इसको थोड़ा क्रमबद्ध रूप से अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोगों को सबसे पहले विपिन चंद्र पाल को याद करना पड़ेगा। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि भारत में जो आज की हमारी बौद्धिक निर्मिति है उसको बनाने में 3 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोल ऑफ इंडिया में इन 3 तत्वों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एक तो जो अंग्रेज अधिकारी भारत में शासन करने के लिए आए, वो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में आए या उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के दौर में आए, उन्होंने भारत के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस दिए, उन ऑब्जर्वेशन से भी भारत के बारे में भारत के लोगों को भी और भारत के बाहर के लोगों को भी भारत को जानने और समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त हुई। आप जानते हैं कि भारतवर्ष के तमाम जिलों के जो गजेट्स हैं वो अंग्रेज कलेक्टर्स के द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने एक चीज़ों को पर्यवेक्षण के आधार पर, सर्वे के आधार पर, गणना के आधार पर, नाप जोख के आधार पर देखने और प्रस्तुत करने की शैली भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की। किन जिलों का क्या चरित्र है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, वहाँ कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, वहाँ के लोगों का व्यवहार क्या है, वहाँ के तीज त्यौहार और मेले कौन कौन से हैं, वहाँ के अपराधियों की प्रकृति कैसी है, वहाँ पर कौन से पशु पक्षी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की जो तथ्यात्मक जानकारियाँ इकट्ठा करने की एक प्रवृत्ति है वो इन अंग्रेज अधिकारियों के माध्यम से भारतवर्ष को प्राप्त होती है। और इस प्रकार की चीज़ों में रुचि रखने वाले लोगों ने बहुत कुछ इन अंग्रेज अधिकारियों के माध्यम से जाना भी है, समझा भी है। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि दूसरा वर्ग जिसने भारत को देखा और जिसके माध्यम से भारत को समझने की हमारी एक समझ बनती है, वो ईसाई मिशनरी थे जो भारतवर्ष में आए। ईसाई मिशनरी जिस प्रकार के धार्मिक संस्कार लेकर या बाइबल के बारे में अपनी जिस प्रकार की समझ लेकर के भारतवर्ष में आए थे, भारतवर्ष के धर्म और भारतवर्ष की परंपराओं को उन्होंने उसके सापेक्ष बिल्कुल विचित्र प्रकार का पाया। यहाँ के देवी देवता, उनसे जुड़े हुए प्रतीक, उनसे जुड़े हुए आख्यान, उनके स्वरूप, उनको मानने वाले विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, उन संप्रदायों के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज एकदम से उनके कुछ समझ में नहीं आए और उन्होंने नाना प्रकार की अटपटी धारणाएं या नाना प्रकार की अटपटी टीका टिप्पणियां भारत की धर्म परंपरा के बारे में की। इस प्रकार की नाना प्रकार की अटपटी टीका टिप्पणियां आज भी हमको अपने भारतीयों के द्वारा भारतीय समाज में सुनने को मिलती हैं। इसलिए माना जा सकता है कि उनका प्रभाव अभी तक इस क्षेत्र में शीर्ष है। तीसरा, विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि जो कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वान जो भारतवर्ष के संपर्क में आए और उन्होंने अपनी पश्चिमी बौद्धिकी के सापेक्ष भारतवर्ष को जिस प्रकार से जानने, देखने और समझने की चेष्टा की, उससे भी हम भारतीयों की एक अलग प्रकार की दृष्टि बनी। उनका मानना है कि बोदा और मॉन्टेस्क्यू जैसे कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने भारतवर्ष के बारे में ये कहा कि भारतवर्ष एक गर्म जलवायु का देश है और यहाँ के लोगों को तो केवल शासित ही किया जा सकता है, बल्कि न केवल शासित करना चाहिए बल्कि उनको किसी तानाशाही पूर्ण तरीके से, न कि लोकतांत्रिक तरीके से इनको शासन की आवश्यकता है। ये ऐसे लोग हैं कि जब तक इनके ऊपर दंड का भय नहीं रहेगा इनको हम ठीक से अनुशासित नहीं कर सकते। इस प्रकार की टिप्पणी भारत के बारे में, भारत की जलवायु के आधार पर लोगों ने की। मार्क्स और हिगल
इनके विचारों से हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं, जिन्होंने एक एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर भारतीय समाज और एक प्रकार से तीसरी दुनिया के समाजों को देखने और परखने की कोशिश की। विलोबी, डनिंग और बार्कर, जो लोग राजनीति शास्त्र से संबंध रखते हैं, इन सभी के नाम से परिचित हैं। विलोबी ये मानते हैं कि भारतवर्ष में विधि का कोई स्वरूप धर्म से अलग हमको दिखाई नहीं देता। विधि और नैतिकता वो दोनों एक दूसरे में घुले मिले दिखाई देते हैं। डनिंग का ये मानना है कि अगर राजनीति नाम की कोई चीज़ है तो वो तो पश्चिम में ही है, भारत में तो शुद्ध राजनीति नाम की कोई चीज़ रही नहीं। और इसी तरीके से बार्कर का ये मानना है कि भारत में जितने प्रकार की भी अवधारणाएं हैं, वो चाहे नियम कायदे कानून हो, चाहे राज्य की कोई अवधारणा हो, ये सभी कुछ धर्म से आच्छादित दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के सारे जीवन को धर्म ने आच्छादित कर रखा है। यहाँ के सारे संबंधों और सारी गतिविधियों का नियामक तत्व धर्म है। और इसलिए उन्होंने भारतवर्ष की राजनीतिक व्यवस्था को, भारतवर्ष की वैधानिक व्यवस्था को एक बिल्कुल अलग प्रकार से देखने की चेष्टा की। और जिस प्रकार से वो इन चीज़ों को देखने के अभ्यस्त थे अपने यूरोपीय समाज में, अपने यूरोपीय बौद्धिक जगत में, उससे इन लोगों ने इस समाज को और इस समाज की राजनीतिक या सामाजिक या बौद्धिक स्थिति को बिल्कुल अलग प्रकार का पाया। तो इस प्रकार की भी एक दृष्टि इन स्कॉलर्स के माध्यम से हमको प्राप्त हुई और इसका भी प्रभाव कमोवेश आज तक हम पर बना हुआ है। अब ये जो विचारक हैं जिन्होंने पश्चिमी चश्मे से अपनी सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भारतवर्ष का मूल्यांकन करने की चेष्टा की, उससे भारतवर्ष के लोगों में एक प्रकार की हीन भावना ही सृजित होती है। उनको ये लगता है कि वास्तव में हमारे यहाँ राज्य की कोई सकल अवधारणा नहीं है, वास्तव में हमारे यहाँ प्रशासन की कोई सकल अवधारणा नहीं है, या विधि विधान के मामले में हम बहुत स्पष्ट नहीं हैं, या संस्थाओं का निर्माण करने के मामले में हम बहुत पिछड़े रहे हैं। इस प्रकार की एक हीन भावना से भारतीय लोगों का ग्रसित होना स्वाभाविक है और ऐसा हुआ भी। लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि जो भारतीय पुनर्जागरण है वो तमाम प्रकार की दुविधाओं और अंतर्विरोधों से भरा हुआ है। इसलिए जब एक तरफ किसी चीज़ को लेकर के ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है तो दूसरी तरफ उसका प्रतिवाद करते हुए कुछ गौरव के भाव भी हमारी इस संस्कृति में, इस पुनर्जागरण में उत्पन्न होते हैं। और स्वाभाविक है कि ये जो एक ओरिएंटलिज्म का विचार था, जिसको कि इम्पेरियलिस्टिक ओरिएंटलिस्टिक आइडिया कहते हैं, एक औपनिवेशिक या पौर्वात्यवादी अवधारणा कहते हैं, उसके सापेक्ष भारतवर्ष में एक राष्ट्रवादी और एक नेशनलिस्ट विचारधारा का भी उदय हुआ। कई प्रकार के विचारक, जिसमें आर.जी. भंडारकर का नाम सम्मिलित है, जिसमें पूर्णेंदु नारायण सिंह हैं, जिसमें ए.एस. अल्तेकर हैं, जिसमें यू.एन. घोषाल हैं, जिसमें के.पी. जायसवाल हैं, ये लोग कुछ इस प्रकार के विचारक हैं जिन लोगों ने ये जो पश्चिमी विचारक और दार्शनिक थे, उन्होंने भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति पर, यहाँ की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर जो आक्षेप लगाए, उन आक्षेपों का अपने तरीके से प्रतिवाद करने की चेष्टा की। और इन लोगों ने ये बताने की चेष्टा की कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारतवर्ष में भी राजनीति की, प्रशासन की, अर्थनीति की, समाज नीति की अपनी व्यवस्था विद्यमान रही है। और कुछ नाम जो हमारे सामने उभर करके सामने आते हैं, कौटिल्य, कामंदक या विदुर या भीष्म, या उसके बाद जो राजनीतिक निबंधकारों की एक श्रृंखला है जिसमें मित्र मिश्र हैं, जिसमें सोमदेव सूरी हैं, जिसमें चंडेश्वर हैं या अनंत देव हैं, इनकी कुछ रचनाएं उनके सामने आई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र इन लोगों के माध्यम से सामने आया, विदुर और कामंदक का नीतिशास्त्र इन लोगों के माध्यम से हमारे सामने आया। इसी तरीके से शुक्र का शुक्र नीतिसार, सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत, चंडेश्वर का राजनीति रत्नाकर, मित्र मिश्र का राजधर्म प्रकाश और अनंत देव का राजधर्म कौस्तुभ, ये कुछ ऐसी राजनीति की रचनाएं हैं जो उस प्रतिवाद स्वरूप हमारे सामने आई, जो प्रतिवाद हमारे राष्ट्रवादी विचारकों ने, जो ये ओरिएंटलिस्ट विचारक थे, जो औपनिवेशिक दृष्टि से परिपोषित विचारक थे, उनका प्रत्युत्तर देने के लिए दी। तो इस तरीके से दो प्रकार के विचार
धीरे धीरे भारतवर्ष में विकसित हुए। एक वो विचार जिसको यूरोपीय विचारकों ने अपनी दृष्टि से भारतवर्ष के बारे में प्रस्तुत किया, और एक वो विचार जिसको हमारे राष्ट्रवादी विचारकों ने प्रत्युत्तर स्वरूप उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अपनी अस्मिता को बचाने या उसको उद्घाटित करने के अतिशय आवेग में ये विचारक भी इस बात को भूल गए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति में नहीं थीं, उनको भी उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति में उपस्थित बताने की चेष्टा की। जैसे उन्होंने लोकतंत्र को बताने की चेष्टा की कि लोकतंत्र भी हमारे यहाँ इसी रूप में था, या इतिहास लेखन के प्रश्न को भी उन्होंने बताने की चेष्टा की कि इतिहास लेखन का भी प्रश्न हमारे यहाँ इसी रूप में था। ये लोग ये भूल गए कि भारतवर्ष में लोकतंत्र का या जनतंत्र का या प्रजातंत्र का या इतिहास का, पुराण का संदर्भ ही बिल्कुल अलग है। और इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि अपनी राष्ट्रीय अस्मिताओं की रक्षा के ध्येय से किए गए उनके इस कार्य के माध्यम से कुछ ऐसी भी विसंगतियां इन लोगों के द्वारा अध्यारोपित कर दी गई, जो विसंगतियां आगे तक चल करके हमारे विचार को प्रभावित करती रहीं। आजकल जैसे भारतवर्ष में राष्ट्रवाद का प्रश्न है, या भारतवर्ष में लोकतंत्र का प्रश्न है, भारतवर्ष में इतिहास लेखन का प्रश्न है, तो इस तरीके की जो चीज़ें जिनके दावे हम लोग करते हैं, वो उन दावों के पीछे जो मुख्य प्रेरणा है वो यही जो हमारे राष्ट्रवादी विचारक रहे, उन राष्ट्रवादी विचारकों की सोच है। इसके बाद एक तीसरा वर्ग भी भारतवर्ष की विचारधारा में उभर करके सामने आता है, जिसने हमारी वैचारिक निर्मिति को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका प्रभाव हमारे बौद्धिक और सामाजिक जगत पर दिखाई देता है, हमारे राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भी उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। ये मार्क्सवादी विचार है और ये मार्क्सवादी विचारक हैं। आप जानते हैं अमृतपाल डांगे, डी कोशाम्बी, रोमिला थापर, ये वो लोग थे जिन्होंने उत्पादन के साधनों और उत्पादन के संबंधों के आधार पर मनुष्य के जीवन के संबंधों और मनुष्य के जीवन की परिघटनाओं का विश्लेषण करने की चेष्टा की। और ये जो मार्क्सवादी विचार है, वो मार्क्सवादी विचार बहुत ही प्रभावी रूप में भारत के अकादमिक जगत को 1950 या 1960 के बाद से ग्रसित किए रहा, और इसने एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक विचारधारा के रूप में, एक संघर्ष की विचारधारा के रूप में भारत के बौद्धिक जगत में अपना स्थान बना रखा है। इसके बाद एक और जो विचार भारतवर्ष के बौद्धिक जगत को प्रभावित करता है वो है समाजशास्त्रियों और नृशास्त्रियों। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका विचार भी भारतवर्ष को प्रभावित करता है। जे गोंडा, लुई डुमा या भारतवर्ष में एम.एन. श्रीनिवास जैसे विचारकों का नाम इस श्रेणी में लिया जा सकता है। आज जो हमारी समकालीन बौद्धिकी है, या जो हमारा समकालीन अकादमिक जगत है भारतवर्ष का, विशेष रूप से जो विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की पढ़ाई लिखाई होती है, वो मुख्यतः इसी मार्क्सवादी और इसी समाजवादी या नृतत्वशास्त्री जो विचारधारा है उसी से ज़्यादातर व्याप्त है। हमारे जो सारे शोध होते हैं या जो हमारा सारा पठन पाठन होता है, उसकी जो दृष्टि है इसी सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और जो मार्क्सियन व्यू पॉइंट है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमको दिखाई देती है। यहाँ पर एक खास बात और विचार करने की है कि ये जो ओरिएंटलिज्म जिसको हमने कहा, जो पौर्वात्यवादी धारणा जो यूरोपीय लोगों ने भारतवर्ष के बारे में बनाई, वो अब हमको एक नए रूप में भी दिखाई देती है। उस समय जब उपनिवेशवाद का जो केंद्र था वो यूरोप में इंग्लैंड था, इंग्लैंड की औपनिवेशिक सत्ता दुनिया में सबसे शक्तिशाली थी। लेकिन अब समय बदला और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में जो शक्ति का केंद्र है वो इंग्लैंड से विस्थापित होकर के अमेरिका में स्थापित हो गया। अब इधर एक नया ट्रेंड ये भारतवर्ष में चला है, भारत विद्या के बारे में या भारतवर्ष के बौद्धिक जगत के बारे में, कि नए तरीके से कुछ ऐसे लोग जो
अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, विशेष रूप से कोलंबिया विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में या हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, वे लोग भारतीय साहित्य की या भारतीय ज्ञान विज्ञान की या भारतीय भाषा शास्त्र की अपने तरीके से समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो विचारक हैं, इन विचारकों को भी हमें वो एक प्रकार से उनको हम क्लासिकल टर्मिनोलॉजी का अगर इस्तेमाल करें तो हम उनको ओरिएंटलिस्ट ही कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ जो आज की समाजशास्त्रीय, नृशास्त्रीय और मार्क्सवादी वैचारिकी है उससे बहुत कुछ समर्थन प्राप्त किया है और उसको बहुत कुछ समर्थन प्रदान किया है। इसलिए इन विचारकों और जो इनका योगदान है या इनका जो प्रभाव है उनका भी आकलन हमको इसी समय कर लेने की चेष्टा करनी चाहिए। पहली विशेषता तो यह है कि इंग्लैंड का जो उपनिवेशवाद था और इंग्लैंड के उपनिवेशवाद के समय जो विचारक भारत में आए वो एक प्रकार से भारत के लिए आउटसाइडर थे। विलियम जोन्स या मॉनियर विलियम्स या एमरसन, ये लोग सब भारत के लिए आउटसाइडर थे। लेकिन अब जो विचारक हैं उन्होंने भारत में न केवल आ करके बल्कि जो भारतवर्ष की जो मेधा है, भारतवर्ष की जो स्कॉलरशिप है, उससे उनको एक इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है, उससे उनको एक आंतरिक समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए वो इतने आउटसाइडर नहीं रहे बल्कि वो हमारे लिए एक प्रकार से इनसाइडर हैं। अब उनको हमारे ही अपने विश्वविद्यालयों से इस प्रकार का एक इंटेलेक्चुअल फीडबैक प्राप्त होता है, या यही लोग बाहर के विश्वविद्यालयों में जा करके उनको भारतीय साहित्य के बारे में या समाज रचना के बारे में एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अब ये जो नया ओरिएंटलिज्म भारत में आ रहा है, जिसको हम अमेरिकन ओरिएंटलिज्म कह सकते हैं, या अमेरिकी दृष्टि से भारत का किया गया अध्ययन, ये पहले की अपेक्षा ज़्यादा एक इनसाइडर प्रकार का अध्ययन है। दूसरा ये है कि ये लोग संस्कृत को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, या तो ये स्कॉलर संस्कृत को अच्छी तरह से जानते हैं या संस्कृत को अच्छी तरह से जानने वाले स्कॉलर्स का इनको सपोर्ट प्राप्त है। वो इनको इनपुट्स देते हैं और उन इनपुट्स के आधार पर ये लोग अपने निष्कर्ष को प्रतिपादित करते हैं। हमारे देश के अंदर और देश से बाहर गए हुए स्कॉलर्स का इनको सपोर्ट प्राप्त होता है, ये भी एक तीसरा बल इनको प्राप्त है। और चौथा, इधर हाल के वर्षों में भारत सरकार भी हम कह सकते हैं, और भारत के जो कुछ उद्योगपति हैं जिसमें रोहन मूर्ति का नाम इधर लिया जा सकता है, ऐसे कुछ जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन विचारकों को प्राप्त हो रहा है, जो भारतीय विद्या या भारतीय साहित्य या जो इंडोलॉजिकल स्टडीज जिसको आजकल हम लोग कह रहे हैं, इनके अध्ययन के लिए विदेशों में चेयर एस्टेब्लिश करने और विदेशों के विश्वविद्यालयों में सेंटर्स एस्टेब्लिश करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में ग्रांट्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो इस तरीके से जिन अंग्रेज विचारकों ने या ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय जिन विचारकों ने भारतीय विद्या पर या भारतीय ज्ञान की परंपरा पर विचार किया, उसकी अपेक्षा जो ये नए उभरते हुए विचारक हैं जिनका केंद्र अब अमेरिका बन चुका है, वो हमारे लिए ज़्यादा इनसाइडर हैं, उनको अंदर से ज़्यादा इनपुट प्राप्त हो रहे हैं, वो संस्कृत को पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, उनको हमारे स्कॉलर्स का अंदरूनी और बाहर के देशों में जाकर के भी सपोर्ट मिल रहा है, और अब तो उनको तमाम प्रकार के फाइनेंशियल सपोर्ट और सरकारों के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हो रहे हैं। इन विचारकों ने जो निष्कर्ष प्रतिपादित किए हैं वो निष्कर्ष भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। दो तीन प्रकार की चीज़ें हमारी शास्त्र परंपरा में हैं, जैसे मंत्र हैं, ऋग्वेद है या और दूसरे वैदिक मंत्र हैं। मंत्रों के बारे में इन लोगों की धारणा है कि ये तो बहुत ही प्रिमिटिव चीज़ें हैं, बहुत ही एक प्रकार से आदि मानवीय चीज़ें हैं और ये उनके लिए कोई बहुत महत्व की चीज़ें नहीं हैं। जिस मंत्र शास्त्र को भारतीय परंपरा का आधारभूत सिद्धांत माना गया, उस मंत्र शास्त्र को ये लोग एक बहुत ही प्रिमिटिव या बहुत ही आदि मानवीय या बहुत ही एक नेग्लिजिबल चीज़ मानते हैं और उसको ये लोग बहुत महत्व नहीं देते। जो सामाजिक व्यवस्था इनको दिखाई देती है हमारे शास्त्रों में या विशेष रूप से हमारे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में, उसको ये लोग अपनी समाजशास्त्रीय दृष्टि से
हायरार्किकल, डिस्क्रिमिनेटरी या एलिटिस्ट, उसको वो अभिजनवादी मानते हैं, ऊंच नीचवादी मानते हैं, या वो वर्ग भेदवादी मानते हैं। ये भी एक इनका जो विश्लेषण है वो हमारे सामने आ रहा है, और उससे जो भारत के बुद्धिजीवी हैं जो इस प्रकार के साहित्य के टच में हैं, इसके संपर्क में हैं, वो उससे बहुधा प्रभावित भी होते हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो भारतवर्ष में विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जो प्राचीन उन्नति हुई, और उसके क्षेत्र अभी भी हमको अपने मंदिरों के रूप में या अपनी मेटालर्जी के रूप में या आयुर्वेद के रूप में या दूसरे अन्य प्रकार से उपलब्ध दिखाई देते हैं, उनको ये लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते, उनको ये लोग महत्व ही नहीं देते। यानी जो चीज़ें प्रत्यक्ष में दिखाई देती हैं उनको ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई महत्वहीन है, इनको ये एक्नॉलेज ही नहीं करते, मानने के लिए ही इनको ये तैयार नहीं कि इस प्रकार की उपलब्धियां जो है वो भारतवर्ष में थीं। और इसलिए इस प्रकार के कई बार वैचारिक टकराव हमको विभिन्न मंचों पर, कई बार इंडियन साइंस कांग्रेस वगैरह के मंचों पर भी देखने में आता है। तो ये जो नए प्रकार के विचारक हैं, ये विचारक भारतवर्ष को किस प्रकार से देख रहे हैं, इनको भारतवर्ष के साहित्य और भारतवर्ष की समूची जो वांग्मय परंपरा है उसके बारे में इनके क्या विचार बने हैं, इससे केवल यही नहीं बल्कि इनके माध्यम से जो ज्ञान का आदान प्रदान आज दुनिया में बहुत तेज़ी से हो रहा है, उससे हम भी बहुत कुछ प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से इस क्षेत्र में हम शेल्डन पोलक का नाम ले सकते हैं, वेंडी डॉनिगर का नाम ले सकते हैं, साथ में अनन्या वाजपेयी जो आजकल CSDS में फेलो हैं उनका हम नाम ले सकते हैं, वो शेल्डन पोलक की ही विद्यार्थी हैं। अक्षय मुकुल का हम नाम ले सकते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो इसी प्रकार का जो अमेरिकन ओरिएंटलिज्म है उसके सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थियराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो ये दृष्टि है जिसको हम लोग मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि कहते हैं, इसका जो लक्षण है उसको हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक पॉजिटिविस्ट, एक साइंटिस्टिक और एक रेशनलिस्ट दृष्टि है। एक ये प्रत्यक्षवादी दृष्टि है, या आधुनिक अर्थों में जिसे हम प्राकृतिक विज्ञानवादी दृष्टि कहना चाहें उस प्रकार की एक ये प्राकृतिक विज्ञानवादी दृष्टि है। इस दृष्टि में चीज़ों के सांगोपांग स्वरूप को समझने की अपेक्षा स्पेशलाइजेशन पर बहुत जोर दिया जाता है, विशिष्टीकरण पर बहुत जोर दिया जाता है, सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देने की अपेक्षा जो इसका अप्लाइड या इसका जो व्यवहारिक पक्ष है उस व्यवहारिक पक्ष पर बहुत जोर दिया जाता है। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की विचार दृष्टि या जिस प्रकार की स्कॉलरशिप इन अमेरिकन ओरिएंटलिस्ट के प्रभाव से भारतवर्ष में इसमें विकसित हो रही है, उसको जिस तरीके से, जिस सघन रूप से पश्चिम में शेल्डन पोलक रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कारण से राजीव मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक में द बैटल फॉर संस्कृत में लिखा भी है कि शेल्डन पोलक को मैं इसलिए टारगेट करता हूं क्योंकि वो अमेरिकन ओरिएंटलिज्म को सांगोपांग और सबसे कमिटेड रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। शायद यही बात हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में कह सकते हैं कि जो भारतवर्ष में वर्तमान में जो लेफ्ट लिबरल और जो दलित आइडियोलॉजी है उसको सबसे सघन रूप में डॉक्टर अम्बेडकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एक आइडियोलॉजी उभर करके आ रही है और जो हमारे विश्वविद्यालयों के करिकुलम को, उसके पर्सपेक्टिव को एक तरीके से ओवरशैडो किए हुए है, इसके महत्व को समझना भी हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना इसकी समीक्षा के जिस स्थिति में आज हम हैं उस स्थिति का ठीक प्रकार से हम पर्यावलोचन नहीं कर सकते। इधर एक नई प्रवृत्ति भी इसी प्रकार के विचार से उत्पन्न हुई है जिसे हम लोग वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म की प्रवृत्ति या पश्चिमी सार्वभौमवाद की प्रवृत्ति कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, राष्ट्रवादी मूल्यों के संपोषक मानते हैं, वो लोग भी इस दृष्टि के प्रभाव में आने से बचे नहीं रह गए। इधर देखने में आया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका स्वरूप शुद्ध रूप से भारतीय है, जैसे भगवद गीता या हमारी योग की परंपरा या आयुर्वेद, इन सबको बहुत ज़ोर शोर से वैश्विक बनाने का प्रयास हमारी सरकारों के द्वारा भी और ये जो राष्ट्रवादी कहे जाने वाले तत्व हैं उनके द्वारा भी हो रहा है। लेकिन हमको इस बात को समझना चाहिए कि चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो योग का प्रश्न हो, ये सारी चीज़ें या हमारे सनातन आचार विचार हों। इस समय कोरोना के समय ये कहा जा रहा है कि जो हमारे सनातन आचार विचार हैं वही विश्व में हर जगह, हर स्थान पर ग्रहणीय हैं।
ये जो हमारी भारतीय विशिष्टताएं हैं, इन भारतीय विशिष्टताओं को जो हम वैश्विक बनाने की कोशिश में है और इसके आधार पर यह भी दावा किया जा रहा है कि हम फिर से विश्वगुरु हो जाएंगे, इस समस्या पर भी थोड़ा सा हमको ठहर कर, या इस प्रयास पर भी हमको थोड़ा सा ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। गीता में जो प्रश्न उठाया गया है, ये ध्यान देने की बात है कि वो शुद्ध रूप से एक भारतीय और सनातन आस्था का प्रश्न है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में कर्म सांकर्य का प्रश्न उठाया गया है। उस कर्म सांकर्य के प्रश्न का समाधान करने के लिए आगे चल के भगवान ने कर्म, भक्ति और ज्ञान के उपदेश अर्जुन को किए हैं। वो एक विशिष्ट भारतीय और सनातन मनोवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रश्न है, और उसी सनातन मनोवृत्ति या उसी सनातन परंपरा के जो मूर्तिमान स्वरूप हैं भगवान कृष्ण, उनके द्वारा किया गया वो उपदेश है। उसका एक विशिष्ट भारतीय संदर्भ है। उसको अगर हम बहुत ज़्यादा वैश्विक बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके उस संदर्भ के साथ हम केवल घालमेल ही करेंगे। हम अपने संदर्भों के साथ विश्व को देखें, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन समूचा विश्व हमारे ही संदर्भों से अपने को देखे या विश्व को देखने की चेष्टा करे, ये अपने आप में थोड़ा सा अटपटी किस्म की चेष्टा है। इसी प्रकार से आयुर्वेद या योग, ये हमारे अपने जीवन के जो प्रश्न हैं, हमारे अपनी जो जीवन शैली है, हमारे जो अपने जीवन का परम पुरुषार्थ है, उस परम पुरुषार्थ के साथ हमारी जीवन शैली का तालमेल कैसे हो, हमारा जो परम पुरुषार्थ है, हमारा जो योगक्षेम है, उसके साथ हमारी जीवन शैली का सामंजस्य कैसे हो, इसको निर्धारित करने के लिए हमारा अपना आयुर्वेद शास्त्र है। इसका हमारे अपने राष्ट्रीय जीवन, हमारे अपने राष्ट्रीय आचरण, हमारे अपने राष्ट्रीय चरित्र के साथ गहरा संबंध है। इसका भी कोई वैश्विक विस्तार या इसका भी आज के शब्दों में कोई यूनिवर्सलाइजेशन, ये कोई बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण या कोई बहुत ही उचित कदम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आजकल हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे जो आधुनिक दृष्टि है, समाज शास्त्र की दृष्टि है, या आधुनिक नृतत्व शास्त्र की दृष्टि है, एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि है, या आधुनिक जो मार्क्सवादी दृष्टियां हैं, और उसके बाद इन सबके विकल्प स्वरूप जिसे आजकल हम लोग उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टियां कहते हैं, उन दृष्टियों के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की कुछ बड़ी घालमेलपूर्ण, कुछ बड़ी भ्रमपूर्ण और कुछ बहुत ही विकृत किस्म की दृष्टियां हमारे सामने बनी हैं। उनकी सबकी निर्मिति के पीछे कौन से कारण रहे हैं, उन कारणों की तरफ भी हमको ठीक से ध्यान देना चाहिए। उसकी तरफ हमने आपका ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की है। जो अगला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म, अमेरिकन ओरिएंटलिज्म, नेशनलिज्म, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और मार्क्सियन, इन सारी दृष्टियों के सापेक्ष क्या कोई और भी ऐसी दृष्टि थी जो भारतवर्ष में दिखाई देती है या भारतीय पुनर्जागरण के इस दौर में दिखाई देती है? वास्तव में एक ऐसी दृष्टि है, और उस दृष्टि को पारंपरिक दृष्टि कहा जाता है या ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। इस पारंपरिक दृष्टि को रिप्रेजेंट करने वाले भी भारतवर्ष में कई विचारक और दार्शनिक हैं, जिनकी रचनाओं से और जिनके कार्यों से हमको परिचित होना चाहिए। वस्तुतः जो भारतवर्ष को देखने और समझने की परंपरानिष्ठ दृष्टि है, वही सबसे सकल और सांगोपांग दृष्टि है, वही सबसे सम्यक दृष्टि है। अगर हम इस दृष्टि को प्रतिनिधित्व देने वाले विचारकों की चर्चा करें तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि विपिन चंद्र पाल, वो इस पूरे घटनाक्रम को, जो ये सारा बौद्धिक घटनाक्रम है पुनर्जागरण काल के दौरान, उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। उनकी पुस्तक द सोल ऑफ इंडिया हमारे लिए बहुत ही सहायक हो सकती है। दूसरा नाम हम लोग इसमें लोकमान्य तिलक का ले सकते हैं। लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य अपने आप में बहुत ही असाधारण और अद्वितीय महत्व वाली रचना है। तिलक के गीता रहस्य को 20वीं शताब्दी में गीता पर जो भी टीकाएँ और भाष्य लिखे गए, उनमें बहुत ही महत्व का स्थान प्राप्त है और उसको सन्यासियों तक के हाथ में देखा गया है। तिलक ने अपने गीता रहस्य में परिस्थितियों के सापेक्ष कैसे ज्ञान और भक्ति का अवलंब लेकर हम अपने कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त हों, इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन अपने गीता रहस्य में किया है, और इसलिए तिलक और उनका गीता रहस्य हमारी दृष्टि का उन्मीलन करने में बहुत ही समर्थ और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।
अगला जो नाम आता है वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी का नाम आता है। महात्मा गांधी की 1909 में पुस्तक आती है हिंद स्वराज। आप लोग जानते हैं कि हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने किल्डोनेन कैसल नामक जहाज पर केवल 10 दिन में लिख दिया था, जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर वापस आ रहे थे। गांधी जी इंग्लैंड में जिस प्रकार के वातावरण को देख कर के आ रहे थे और उस वातावरण से वो इतने उद्वेलित थे कि ऐसा लगता था कि एक ही झटके में जो आधुनिक पश्चिमी समाज की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को गांधी जी निरस्त कर देना चाहते हैं। और इसलिए एंथनी परेल ने लिखा है कि गांधी जी उस किताब को लिखने के लिए इतने उद्यत थे कि जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। 10 दिन के अंदर उन्होंने गुजराती भाषा में इस पुस्तक को पूरा कर लिया और बाद में उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी उन्होंने ही किया। हिंद स्वराज आप कह सकते हैं कि समूचे गांधी दर्शन की सूत्र रचना है। आरंभ में हिंद स्वराज को जिन लोगों ने देखा उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि बहुत ही अनगढ़ी किस्म की रचना है और बहुत जल्दी गांधी जी इसके विचारों से अपने आप को अलग कर लेंगे। लेकिन 1938 के आसपास जब एक बार गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मेरे जो मूलभूत विचार हैं, जो मेरे आधारभूत विचार हैं, वो अभी भी हिंद स्वराज पर ही आधारित हैं और अभी भी मैं उनमें कोई बहुत ही कोई अल्प परिवर्तन ही करने की चेष्टा करूंगा। मेरे मूल विचार अभी भी कोई बदले नहीं हैं। जो चीज़ें हिंद स्वराज से निकल करके आती हैं उसमें 2 चीज़ें हैं। गांधी जी एक तो हिंद स्वराज के माध्यम से एक पूरा का पूरा सभ्यताई विमर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, उसकी उपलब्धियां, उसकी संस्थाएं, उसके मानदंडों को निरस्त करते हुए अपनी परंपरागत सभ्यता की तरफ संकेत करने का ये सबसे सशक्त दस्तावेज है जिसे हम लोग हिंद स्वराज कहते हैं। गांधी जी हिंद स्वराज में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, पश्चिम से आई हुई नई चिकित्सा प्रणाली, पश्चिम से आई हुई नई न्याय की प्रणाली, पश्चिम से आई हुई नई वैज्ञानिक दृष्टि, पश्चिम से आई हुई नई भीमकाय यंत्रों पर आधारित अर्थव्यवस्था की दृष्टि, इन सभी की बहुत ही खुले और बहुत ही निर्मम शब्दों में आलोचना करते हैं। हिंद स्वराज इस मामले में एक ऐसी रचना है कि आधुनिक मान्यताओं से ग्रसित कोई भी व्यक्ति इसको यदि पढ़े तो बिना तिलमिलाए नहीं रह सकता। दूसरी बात गांधी जी ने जो प्रतिपादित की अपनी रचनाओं में या अपने विचारों में वो उनका अहिंसा का विचार है। ये अहिंसा का विचार अपने आप में बहुत ही व्यापक है। अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो जिसे हमारे यहाँ धर्म का विचार कहा गया, वही गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का विचार है। और कोई भी ऐसा विचार जो धर्म के तत्वों का उल्लंघन करता है वो वस्तुतः गांधी जी के लिए हिंसा है। और इसीलिए वो मानते थे कि अंग्रेजों का भारतवर्ष में शासन वस्तुतः हिंसा की बुनियाद पर टिका हुआ है और ये न केवल भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के लिए घातक है, बल्कि अंग्रेजों की भी गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए वो कहते थे कि दोनों को इससे मुक्ति की कामना करनी चाहिए। ये भारत के अपने गौरव के लिए तो आवश्यक है ही, ये ब्रिटिश लोगों के भी अपने गौरव के लिए आवश्यक है कि वे इस हिंसा की प्रवृत्ति पर, इस लोभ और शोषण की प्रवृत्ति पर आधारित अपनी इस व्यवस्था का त्याग करें। ये विशेष रूप से इस बारे में ध्यान देने की बात है। गांधी जी एक प्रकार से समूची आधुनिक सभ्यता और इस आधुनिक सभ्यता के प्रवाह को हिंसा ग्रसित मानते थे। उनका ये मानना था कि परंपरा में अगर कोई युद्ध होता है, कोई महामारी आती है या कोई इस प्रकार की हिंसक गतिविधि देखने में आती है तो उसका कारण कोई कंटिंजेंट फैक्टर हो सकता है, कोई आकस्मिक कारण हो सकता है, लेकिन आधुनिकता तो अपने पूरे साजो सामान के साथ अपने सांगोपांग रूप में हिंसा के ही ऊपर टिकी हुई है। यानी आधुनिकता और हिंसा अपने आप में एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। हिंसा का तत्व आधुनिकता में इम्प्लिसिट है, आधुनिकता बिना हिंसा के चल ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने आधुनिकता और आधुनिकता की जो मान्यताएं हैं, आधुनिकता की जो संस्थाएं हैं और आधुनिकता की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को छोड़ने का आह्वान किया। उनके अहिंसा के विचार को हमको इतने व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। हिंद स्वराज की उनकी रचना 1909 की है। 1909 में ही एक और रचना आती है
और उस रचना के रचनाकार हैं आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी के नाम से कम लोग परिचित हैं। जो लोग परिचित हैं वो भी उनको एक आर्ट हिस्टोरियन की तरह से, एक कला समीक्षक की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आनंद कुमार स्वामी का जो महत्व है बहुत ही व्यापक है। 1909 में आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक आती है एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म। राष्ट्रीय आदर्श पर केंद्रित उनकी पुस्तक थी और इस पुस्तक का यदि आप अवलोकन करें तो पूरी की पूरी पुस्तक शिक्षा की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या अवधारणा है, शिक्षा के क्या तत्व हैं, शिक्षा में संगीत की क्या भूमिका है, शिक्षा में कला की क्या भूमिका है, शिक्षा में हस्तशिल्प की क्या भूमिका है, इन सारे प्रश्नों पर केंद्रित वो पुस्तक है। और उस पुस्तक की भूमिका में ही आनंद कुमार स्वामी ये बात कह देते हैं कि नेशंस आर मेड नॉट बाई ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस बट बाई पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स, कि राष्ट्रों का निर्माण व्यापारियों और राजनीतिज्ञों से नहीं होता बल्कि वो कलाधर्मियों, कवियों, साहित्यकारों और विद्वानों से होता है। तो आनंद कुमार स्वामी इस मामले में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं यदि हम भारतवर्ष की परंपरागत दृष्टि को समझने की चेष्टा करें। कुमार स्वामी की जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें आर्ट एंड स्वदेशी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें वो मानते हैं कि स्वदेशी का विचार तब तक हमारे यहाँ फलीभूत नहीं हो सकता जब तक हम अपनी देशज कलाओं के पुनर्निर्माण का या उनको फिर से संगठित करने का प्रयास नहीं करते। आनंद कुमार स्वामी इस बात की तरफ भी रेखांकित करते हैं कि पारंपरिक कलाओं को पारंपरिक समाज व्यवस्था और पारंपरिक वातावरण में ही दोबारा से पुष्पित और पल्लवित किया जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है कि विद्याओं का स्वरूप तो हमारा पारंपरिक हो और हमारी सामाजिक और दूसरे प्रकार की जो व्यवस्थाएं हों वो आधुनिक हों। इस प्रकार का जो घालमेल है आनंद कुमार स्वामी उसके सर्वथा विरुद्ध थे। आनंद कुमार स्वामी की जो मुख्य रचनाएं हैं उसमें 3 कोटि की रचनाएं हैं। कुछ उनकी रचनाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रश्नों पर हैं, जिसमें उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर एसेज है। उसके साथ साथ उनकी कुछ पुस्तकें गहन दार्शनिक प्रश्नों पर हैं, जिसमें टाइम एंड एटर्निटी, फिगर ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ थॉट, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये उनकी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं। और उनकी बहुत सारी रचनाएं कला के पक्ष पर हैं। इंडियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट, यक्षाज, इस तरीके की पुस्तकें उनकी कला पर हैं। वो खुद भी बोस्टन में जो भारतीय कला की वीथिका है उसके क्यूरेटर रहे, उसके संरक्षक रहे और जीवन भर उन्होंने अपने प्रयास से भारतीय कला को, अपने लेखन से भारतीय कला को और अपने चिंतन से भारतीय कला और उसके माध्यम से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल मानबिंदु हैं उनको पोषित करने का कार्य किया है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर इन इंडियन थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट उनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने लौकिक शक्ति और आध्यात्मिक सत्ता के संबंधों का वैदिक मिथकों के माध्यम से चित्रण करने की चेष्टा की है। आनंद कुमार स्वामी बहुत अच्छे तरह से उद्घाटित करते हैं कि हमारे यहाँ जीवन के संबंधों के स्तर बदल जाते हैं लेकिन उनकी तासीर एक ही बनी रहती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि विवाह में कन्यादान के समय का जो मंत्र होता है, पाणी ग्रहण का जो मंत्र होता है, वही मंत्र उस समय भी बोला जाता है जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है। यानी विवाह का जो बंधन है पति और पत्नी का, वही राज्याभिषेक के समय राजा और उसके गुरु या उसके पुरोहित का बंधन है। ये दोनों बंधन एक प्रकार से आध्यात्मिक सत्ता और लौकिक सत्ता के, लौकिक शक्ति के बंधन के प्रतिरूप हैं, बंधन के प्रतीक हैं। इस प्रकार से इन जो पारंपरिक प्रश्न हैं, जो हमारे आधारभूत सूत्र हैं, वो चाहे वेदों में हों चाहे उपनिषदों में हों, उनका आनंद कुमार स्वामी बहुत ही विस्तार से चित्रण करते हैं। कुमार स्वामी की महती विशेषता है कि न केवल भारतीय दर्शन पर बल्कि मध्यकालीन यूरोपीय दर्शन पर या इस्लामिक दर्शन पर या प्राचीन कालीन रोमन और ग्रीक दर्शन पर भी उनकी बहुत ही असाधारण पकड़ है और वो सभी परंपराओं में एक दार्शनिक एक सूत्रता, एक सैद्धांतिक एक सूत्रता को उपस्थित पाते हैं। इसलिए आनंद कुमार स्वामी का अध्ययन भी भारतीय परंपरा को विशेष रूप से और सभी परंपराओं को सामान्य रूप से समझने के लिए हमारे लिए बहुत ही उपादेय हो सकता है। इस बीच में विवेकानंद का नाम हमको जरूर लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं
स्वभावतः बहुत ही तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे महर्षि का सानिध्य प्राप्त होता है। इन दोनों के सम्मिलन से जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई स्वामी विवेकानंद के जीवन में, जिस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए स्वामी विवेकानंद के जीवन में, वो प्रश्न आज भी हमारे सामने बने हुए हैं और उन प्रश्नों का समाधान करने में विवेकानंद, या उन प्रश्नों को हमारे सामने एड्रेस करने के मामले में विवेकानंद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान और अध्यात्म का प्रश्न है, पूर्व और पश्चिम का प्रश्न है, या आत्मा और प्रकृति का प्रश्न है। इस प्रकार के जो बाइनरीज हैं, इस प्रकार के जो कहना चाहिए द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों का समाधान करने की चेष्टा स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन भर की, और विवेकानंद के माध्यम से इन द्वंद्वों का समाधान करने की तरफ भी हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए। इस दृष्टि से विवेकानंद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारी बौद्धिक निर्मिति को आकार देने में, उसको स्वरूप देने में स्वामी विवेकानंद की भूमिका को भी हमको नहीं भूलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के साथ साथ हमको बंगाल में इस पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप जो और कुछ मनीषी उदित हो रहे थे भारतीय चिंतन के आकाश में, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस मामले में महत्वपूर्ण हैं। 1916 और 17 के दौर में, जिस समय एक राष्ट्रवाद का ज्वर पूरी दुनिया को आक्रांत किए हुए था, राष्ट्रवाद का प्रश्न पूरी दुनिया को आप्लावित किए हुए था, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद इसी टाइटल से, नेशनलिज्म, इसी प्रश्न पर भारत में, जापान में और इंग्लैंड में अपने 3 व्याख्यान दिए। व्याख्यान प्रकाशित भी हुए हैं और उन व्याख्यानों में उन्होंने इन दोनों बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि किस प्रकार राष्ट्रवाद हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है, राष्ट्रवादी तत्वों के साथ हमारा सामंजस्य होना चाहिए, अपनी राष्ट्रवादी चिति की पहचान हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन साथ में राष्ट्र के संबंध में हमारी मान्यताएं बहुत संकीर्ण और पैरोकिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यही राष्ट्रवाद की भावना संघर्ष को भी जन्म देती है, युद्ध को भी जन्म देती है। इस दृष्टि से हमें रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को भी ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका निबंध संकलन नेशनलिज्म विशेष रूप से हमारे लिए द्रष्टव्य होगा। टैगोर के साथ साथ एक नाम और आता है, केसी भट्टाचार्य, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। हुगली कॉलेज के अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए केसी भट्टाचार्य ने एक भाषण दिया जिसे स्वराज इन आइडियाज कहा गया। और स्वराज इन आइडियाज नाम के इस छोटे से भाषण में, जिसको हम लोग 2 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ केसी भट्टाचार्य ने इशारा किया है, संकेत किया है। आजकल हम लोग युगानुकूल होने की बात या समय अनुकूल होने की बात करते हैं। उन्होंने इस बात की तरफ संकेत किया है कि कितना युग के सापेक्ष या समय को देखते हुए कितना हमको चीज़ों को अपने अंदर सब्लिमेट करना है, कितना चीज़ों का हमको स्वीकार करना है और कितना उन चीज़ों से हमको सावधान रखना है जो हमको सब्जुकेट करती हैं या जो एक प्रकार से हमको हमारे ऊपर जबरिया अध्यारोपित की जाती हैं। यानी जो वैचारिक हमारी स्वतंत्रता है और जो वैचारिक गुलामी है, उन दोनों के बीच में बहुत ही सफाई के साथ अंतर करते हुए केसी भट्टाचार्य ने अपने इस निबंध की रचना की है और इसके माध्यम से भी हमको अपने राष्ट्रीय चरित्र को, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को और समयानुकूल जो हमारी नीति होनी चाहिए, उस नीति के आधारभूत तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। श्री अरविंद के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं। श्री अरविंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सी उनकी रचनाएं दार्शनिक प्रकार की भी हैं, बहुत सारी उनकी रचनाएं योग के प्रश्न पर भी हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी रचनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर भी हैं। विशेष रूप से उनकी रचना द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के आधार, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित है, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। विलियम आर्चर नाम का एक व्यक्ति जिसने उस समय ये दावा कर दिया या ये सवाल उठा दिया कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है? हालांकि उसके इस प्रश्न का जवाब तत्कालीन भारतविद, जो तंत्र शास्त्र के बड़े ज्ञाता भी थे, सर जॉर्ज बर्डवुड, उन्होंने इसका जवाब दे दिया था।
लेकिन श्री अरविंद ने लिखा कि ये सवाल अपने आप में बहुत बेतुका होने के बावजूद भी इसका बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है, और इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में बहुत ही व्यवस्थित रूप से दिखाने की कोशिश की है कि समूची भारतीय व्यवस्था का या समूचे भारतीय जीवन दर्शन का जो मूल उत्स है वो कैसे अध्यात्म विद्या है, उस अध्यात्म विद्या के अधिष्ठान के रूप में कैसे हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कैसे हमारे यहाँ जीवन की विद्याएं हैं, कलाएं हैं, कलाओं में भी चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला का क्या योगदान है, और कैसे हमारी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, हमारा जो काव्य शास्त्र है, हमारी जो वैदिक रचनाएं हैं, बाद की जो हमारी रचनाएं हैं, वो कैसे उस समूची आध्यात्मिक परंपरा को एक प्रकार से परिपोषित करती हैं, संवर्धित करती हैं, और कैसे जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसका दायित्व वस्तुतः उस आध्यात्मिक व्यवस्था और उस आध्यात्मिक व्यवस्था को परिपोषित करने वाले तत्वों की रक्षा करने में निहित है। इसलिए एक बहुत ही सुगठित और बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन के रूप में श्री अरविंद की इस पुस्तक को हमें देखना चाहिए। भारतवर्ष में जितने भी पुनर्जागरण काल और उसके बाद विचारक हुए, उसमें सबसे व्यवस्थित और सबसे विस्तृत रूप से काम करने का अवसर श्री अरविंद को ही मिला, ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए भारतवर्ष क्या है, उसकी सम्यक बौद्धिक निर्मिति कैसी होनी चाहिए, और वो सारे सवाल जो तत्कालीन भारतीय मानस को आच्छादित किए हुए थे, उनका सम्यक प्रत्युत्तर क्या हो सकता है, इसको अगर हमें विस्तार से और बहुत व्यवस्थित तरीके से जानना और समझना है तो हमें श्री अरविंद की उस पुस्तक का अवलोकन जरूर करना चाहिए, जिसका नाम द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है। इस संदर्भ में एक और नाम है जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, बद्री शाह ठुलघरिया। बद्री शाह की पुस्तक दैशिक शास्त्र, जिसको हमने पहले भी चर्चा की कि इस पुस्तक को उन्होंने लोकमान्य तिलक को समर्पित किया है, और गांधी जी को उनकी आख्या के लिए उन्होंने इस पुस्तक को प्रेषित किया था। और गांधी जी ने लिखा भी है कि इस पुस्तक को जिन भी महाविद्यालयों या शिक्षण संस्थाओं में राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता हो, वहाँ पर इसका पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। राष्ट्र क्या है, जाति से क्या तात्पर्य है, स्वदेश की अवधारणा क्या है, स्वतंत्रता क्या है, चिति और विराट कैसे राष्ट्र की मुख्य चरित्र को उद्घाटित करते हैं, हमारे लिए अर्थ का आयाम क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में सुजननिकी का क्या महत्व है, हमारे जीवन की सामाजिक संरचना का क्या महत्व है, और ये जो तमाम हमारे जो सांस्कृतिक या जो शास्त्रीय प्रश्न हैं, उन सामाजिक शास्त्रीय प्रश्नों को उस समय के वातावरण को समझते हुए, उस समय के तात्कालिक प्रश्नों को समझते हुए बद्री शाह ने जिस अद्भुत तरीके से इस पुस्तक को रखा है, निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बद्री शाह की पुस्तक दैशिक शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इसका पुराना एडिशन तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद ने इस पुस्तक को पुनर्प्रकाशित कर दिया है, हिंदी में आसानी से ये पुस्तक उपलब्ध है। बनारस विश्वविद्यालय प्रकाशन से इसका अंग्रेजी एडिशन भी प्रकाशित हुआ है, लेकिन विशेष रूप से इसका जो हिंदी एडिशन है, जो इसका हिंदी संस्करण है, वो मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए कहूँगा। कुछ और नाम जिनके सहारे हम भारतीय परंपरा को समझ सकते हैं, और विशेष रूप से उस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जो सवाल हमारे सामने खड़े किए जा रहे थे इस परंपरा को लेकर के, या इसके विरुद्ध लेकर के, या इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के मतांतर व्यक्त किए जा रहे थे, उनके सापेक्ष अगर हम अपनी सभ्यता के सम्यक स्वरूप को समझने की चेष्टा करें तो हमें स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम को नहीं भूलना चाहिए। स्वामी करपात्री जी महाराज 20वीं शताब्दी के एक ऐसे मूर्धन्य और ऐसे विलक्षण संत हैं जैसे संत किसी भी देश की सभ्यता में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज की विशेषता यह है कि उनकी जितनी रचनाएं हैं, वो सारी रचनाएं जिन विषयों पर उन्होंने उन रचनाओं को लिखा है या प्रणीत किया है, उन विषयों पर जो अलग अलग प्रकार के मतांतर व्यक्त किए जा रहे थे, उन भ्रमों का निराकरण करने के लिए ही उन्होंने अपने सारे ग्रंथों की रचना की। फादर कामिल बुल्के ने रामायण के ऊपर जो अपनी टीका की, उनकी दृष्टि का परिमार्जन करने के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा लिखी। श्रीमद् भागवत में जो भगवान का रास है, उस रास को लेकर के जो नाना प्रकार की टीका टिप्पणी हो रही थी, उस रास के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज ने रास पंचाध्यायी लिखा,
और श्रीमद् भागवत की एक पूरी की पूरी उन्होंने टीका भक्ति सुधा के नाम से लिखी। जिस हिंदुत्व की बात आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, उस हिंदुत्व के विचार के बारे में जो बंच ऑफ थॉट्स या विचार नवनीत नाम की जो पुस्तक गोलवलकर जी की थी, उन विचारों से अपनी असहमति को व्यक्त करते हुए और शास्त्रीय हिंदू धर्म की क्या मान्यता है उसको व्यक्त करने के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज ने विचार पीयूष या आरएसएस और हिंदू धर्म, ये 2 टाइटल से किताब ये उपलब्ध है, इस पुस्तक की रचना की। राहुल सांकृत्यायन जिस तरीके से भारतीय सभ्यता को देख रहे थे या वैदिक धर्म को देख रहे थे, उनकी दृष्टि का परिहार करने के लिए स्वामी करपात्री जी महाराज ने राहुल जी की भ्रांति इस नाम से ही पुस्तक लिखी। और इसी तरीके से जो आर्य समाज सनातन धर्म के प्रतिरोध में आ रहा था, उस आर्य समाज की जो दृष्टि थी उसका परिहार करने के लिए एक बहुत ही भारी भरकम ग्रंथ स्वामी करपात्री जी महाराज ने वेदार्थ पारिजात के नाम से लिखा। इसलिए स्वामी करपात्री जी महाराज एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने समय में जितने प्रकार की विचारधाराएं सनातन संस्कृति के प्रतिरोध में खड़ी थीं या उनकी समझ से कुछ अनुचित व्याख्या कर रही थीं, उनका समाहार करने के लिए लिखी। आश्चर्य तो ये होता है कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने मार्क्सवाद का खंडन करने के लिए राम राज्य और मार्क्सवाद इस नाम से भी एक पुस्तक का प्रणयन किया, जिसका अधिकांश भाग उन्होंने जेल में रह करके किया। उस पुस्तक में उन्होंने तमाम प्राचीन जो पाश्चात्य विचारक हैं, उन पाश्चात्य विचारकों के विचारों को भी पूर्व पक्ष के रूप में ग्रहण किया है और उनके विचारों को पूर्व पक्ष के रूप में ग्रहण करते हुए उन्होंने उनका खंडन किया है। तो एक संत का, एक सन्यासी का एक बौद्धिक कर्तव्य क्या हो सकता है, कैसे वो अपने समय की समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उनका शास्त्रीय परिहार कर सकता है, इस दृष्टि को अगर समझना हो तो करपात्री जी महाराज हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके बाद अंतिम विचारक जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा इस संदर्भ में, वो निश्चित रूप से दीनदयाल जी उपाध्याय हैं। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में वो एक प्रकार से अंतिम व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रकार के गंभीर प्रश्न पर विचार किया। अप्रैल 1965 25 से 28 अप्रैल 4 दिनों में उन्होंने बम्बई में कुछ व्याख्यान दिए। और अगर हम उनकी पूरी रचनाओं को नहीं भी पढ़ पाएँ, जिनको भारत सरकार ने प्रकाशित भी करा दिया है 15 खंडों में, तो भी कम से कम दीनदयाल जी के उन 4 भाषणों को हमको ठीक प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। उन भाषणों को हम लोग अगर सुबह पढ़ना शुरू करें तो हो सकता है कि शाम तक हम पूरा पढ़ जाएं। उन भाषणों में दीनदयाल जी ने सबसे पहले इतिहास के प्रश्न को उठाया है और भारतीय इतिहास के प्रश्न को उठाते हुए उन्होंने भी लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य और महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की चर्चा की है, जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तासीर को समझने के लिए तिलक और गांधी को समझना बहुत ही आवश्यक है। इस बात को और उनकी इन दोनों रचनाओं की चर्चा दीनदयाल जी भी अपने पहले व्याख्यान में करते हैं। अपने दूसरे व्याख्यान में वे समाजवाद और लोकतंत्र की जो पश्चिमी अवधारणाएं हैं और उसके सापेक्ष भारत में जो समाज की और राजनीति की अवधारणाएं रही हैं, उनका एक वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं, एक तुलनात्मक वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। दीनदयाल जी भी चिति और विराट की जो धारणा है बद्री शाह जी की, उसकी व्याख्या करते हैं। उसके तहत वो वर्णाश्रम का प्रश्न है, चिति और विराट का प्रश्न है, उसके साथ साथ ऋण त्रय का प्रश्न है, पुरुषार्थ का प्रश्न है। ये जो सभी आधारभूत प्रश्न हैं भारतीय परंपरा के, उन प्रश्नों का भी समाहार वो कर देते हैं। आजकल कई बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि चिति और विराट की धारणा दीनदयाल जी की अपनी धारणा है, लेकिन वस्तुतः दीनदयाल जी भी अपने पूर्ववर्ती विचारकों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं और वस्तुतः चिति और विराट की धारणा जो उन्होंने अपने भाषणों में अभिव्यक्त की है, वो दीनदयाल जी की अपनी धारणा नहीं बल्कि वो बद्री शाह जी की धारणा है। तो इस तरीके से अपने जो पूर्ववर्ती विचारक हैं, उन विचारकों के विचारों पर भी उन्होंने विस्तार से विचार विमर्श किया है। उसके बाद जो तत्कालीन हमारी आर्थिक परिस्थिति है, जिस पर आजकल हम लोगों का बहुत जोर रहता है, उस आर्थिक परिस्थिति का विवेचन करने के लिए भी दीनदयाल जी ने 7 M की चर्चा की है। वो 7 M हैं: मैन, मटेरियल, मनी यानी मनुष्य, वस्तुएं, पदार्थ, संसाधन, मनी यानी पैसा, धन, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, मोटिव पावर हमारी प्रेरक शक्ति, मार्केट यानी बाजार, और मशीन
यानी यंत्र, इन सबका क्या स्वरूप होना चाहिए, इनका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्या इनका योगदान है, और कैसे इनको हम अपनी युगानुकूल या अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इनका परिमार्जन कर सकते हैं, इनको ढाल सकते हैं, इस प्रश्न पर भी दीनदयाल जी ने अपने इन भाषणों में इनकी व्याख्या की है। इसलिए इनको भी हमको बहुत ही विस्तार से समझ लेना चाहिए। दीनदयाल जी को समझते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दीनदयाल जी ने अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में जिस स्वदेशी इत्यादि विचारों का वर्णन किया, वे कोई राजनीतिक विचार नहीं है। आजकल ये माना जा रहा है कि स्वदेशी का विचार जो है वो किसी राजनीतिक दल का कोई विचार है या किसी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई विचार है। स्वदेशी का विचार किसी राजनीतिक दल विशेष का या किसी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने मात्र का विचार नहीं होना चाहिए। वो भारतवर्ष की आत्मा में एक रचा बसा विचार है। वो एक प्रकार से हमारे लिए स्वधर्म का विचार है और उसको इस शाश्वत संदर्भ के साथ ही हमको याद करना चाहिए। ये दीनदयाल जी का एक महत्व है। दूसरा जो उन्होंने चिति, विराट, धर्म, वर्णाश्रम, ऋण, पुरुषार्थ, इन तमाम चीज़ों का जो वर्णन किया है उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए जब हम दीनदयाल जी का स्मरण करते हैं। बहुत से लोगों को इन चीज़ों को स्वीकार करने में थोड़ी असुविधा होती है अपने किन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण। इस असुविधा से बचते हुए दीनदयाल जी का जो सनातन महत्व है उस सनातन महत्व को हमको स्वीकार करना चाहिए। और उस सनातन महत्व को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक इन सनातन सत्यों के प्रति हमारी कोई निष्ठा या कोई हमारी समझ नहीं बनेगी। तो राजनीतिक कारणों की अपेक्षा सनातन कारणों से अगर हम दीनदयाल जी को समझने की चेष्टा करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होंगे। दो चीज़ें और यहाँ पर स्पष्ट करनी आवश्यक हैं कि ये जितने विचारकों को हम लोगों ने जाना समझा और हमारी आज की बौद्धिक निर्मिति को बनाने में, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन को निर्मित करने में जिन विचारधाराओं का भी आज योगदान रहा है, उनको हमें एक अकादमिक और बौद्धिक स्वायत्तता के साथ समझने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष रूप से हमारे विश्वविद्यालय जब तक इस अकादमिक और बौद्धिक स्वायत्तता का अवलंब नहीं लेते और वो किसी विचारधारा से प्रेरित हो जाते हैं, किसी वैचारिक खेमे में अगर वो बंध जाते हैं, तो कभी भी वो सम्यक तरीके से और सांगोपांग तरीके से और खुले मन से इन विचारों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारतवर्ष में राजनीति का अपने आप में कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है। राजनीति की हमारे यहाँ एक उपकरणात्मक महत्ता है, उसकी एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। वो कुछ दिए हुए सिद्धांत जिस पर समाज की एक सामान्य सहमति होती है, उन सिद्धांतों के रक्षण और परिपोषण का विज्ञान है। इसलिए जो आधारभूत और स्थायी चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं जिनको हम लोग चिति, विराट, स्वधर्म, ऋणत्रय, पुरुषार्थ, वर्णाश्रम इत्यादि कहते हैं। इसलिए ये जो भारतीय परंपरा के जो सनातन तत्व और मूल्य हैं, यदि इनके प्रति हमारा, इस जीवन दृष्टि के प्रति हमारा अगर कोई कन्विक्शन होगा, हमारी कोई दृढ़ निष्ठा बनती है, तो स्वयं हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी राजनीति भी उस दिशा में चल निकलेगी। लेकिन यदि हम लोग इन चीज़ों का राजनीतिकरण करने की चेष्टा करेंगे तो ये चीज़ें न केवल विकृत होंगी बल्कि इनका जो सनातन महत्व है वो भी क्षीण होगा और वो अस्थायी होगा। इन विचारकों के बाद कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने इन प्रश्नों पर अपने देश में भी विचार किया है और दुनिया के दूसरे देशों में भी विचार किया है। उनके भी नामों से और उनकी भी रचनाओं से हम लोगों को परिचित होना चाहिए। तो हमारी ये जो आज की बौद्धिक निर्मिति है उसको बनाने में जिन जिन विचार दृष्टियों का योगदान है, उन विचार दृष्टियों की अपनी क्या विशेषताएं हैं, उनमें से किन चीज़ों के प्रति हमको सावधान रखना है और वो कौन से ऐसे विचारक हैं जिनके विचारों के आधार पर हम एक भारतीय के रूप में अपनी सम्यक विचार दृष्टि विकसित कर सकते हैं, ये बातें हम लोगों ने जानी। साथ में हमको ये भी जानना होगा कि ऐसे कुछ कौन से सहायक विचारक हैं जिन सहायक विचारकों की मदद से हम अपनी इस दृष्टि का और उन्मीलन कर सकते हैं, इसका और विस्तार कर सकते हैं, इसको और भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ पश्चिमी विचारकों की भी हमको मदद लेनी पड़ेगी और कुछ भारतीय विचारकों से भी हमको परिचित होना पड़ेगा। पश्चिमी विचारकों में सबसे प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी विचारक रेने गिनो का है। रेने गिनो की 2-3 पुस्तकें ऐसी हैं जो हमको उस परंपरागत विश्व दृष्टि का बोध कराने में सक्षम और समर्थ हैं जिस परंपरागत विश्व दृष्टि के बिना हम कभी भारतीय
सनातन परंपरा और उसकी तत्वों को समझ ही नहीं सकते, कभी उस व्यवस्था का अनुशीलन कर ही नहीं सकते। रेने गेनो की एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द आइडियाज ऑफ हिंदू डॉक्ट्रिन। इस पुस्तक के आरंभ में रेने गेनो ने किसी भी पारंपरिक सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए जिन प्रत्ययों की आवश्यकता होती है कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, एजोटेरिज्म क्या है, एक्जोटेरिज्म क्या है, आर्कियोलॉजी की उसमें क्या भूमिका है, पेरिनियलिटी की उसमें क्या भूमिका है, इन तमाम प्रश्नों की चर्चा की है। और पुस्तक के दूसरे अंश में उन्होंने जो भारतीय जीवन दर्शन की मूल स्थापनाएं हैं, जो षडांग हैं, जो षड दर्शन हैं, जो वैदिक वांग्मय है, उस वैदिक वांग्मय में अंतर्निहित जो अपौरुषेयता का सिद्धांत है, जो हमारी ऋषि और संत परंपरा है, जो हमारे महाकाव्यों की परंपरा है, जो हमारी सामाजिक संरचनाएं हैं, उन पर भी बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए रेने गेनो की यह पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द आइडियाज ऑफ हिंदू डॉक्ट्रिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसके साथ साथ क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न मैन, आधुनिक मनुष्य के क्या संकट हैं, उसके बौद्धिक संकटों का निर्माण कैसे होता है, वो किन बौद्धिक संकटों में उलझा हुआ है, उसकी समझ को भ्रमित करने में किन किन तत्वों का योगदान है और उसे निकलने का हमारे पास क्या मार्ग है, इन बातों की चर्चा क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में रेने गेनो ने की है। विद्या और विज्ञान नाम का, मेटाफिजिक्स एंड साइंस नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख भी उनका इस पुस्तक में है, जिसका कल्याण के हिंदू संस्कृति अंक में हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है, एला दानियेलू, जिन्होंने अपना नाम शिव शरण रख लिया था, उनके द्वारा। तो विद्या और विज्ञान नाम का ये लेख विशेष रूप से हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि भारतवर्ष में विद्या की क्या भूमिका है और विद्या के क्या स्वरूप है। इस लेख में बहुत ही विस्तार से रेने गेनो ने इसकी चर्चा की है कि भारत में जो विद्याएं हैं उनका महत्व ब्रह्म विद्या का अंश होने के नाते है। अपने इसी लेख में उन्होंने आधुनिक विज्ञान की जो निरर्थकता है उसकी भी व्याख्या की है। आधुनिक जो रसायन विज्ञानी हैं उनको प्राचीन रसशास्त्र की विद्या से उसने बिल्कुल अलग माना है, और प्राचीन रसशास्त्रियों की अपेक्षा आधुनिक रसायन विज्ञानियों का एक प्रकार से उपहास करते हुए रेने गेनो ने लिखा है कि दे आर चारकोल ब्लोअर्स एंड कोल बर्नर्स। तो रेने गेनो की इस दृष्टि से भी हम लोग काफ़ी कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरी विचारक हैं सिमोन वील। सिमोन वील भी फ्रांसीसी विचारक हैं और इनकी 2-3 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये माना जा सकता है कि अगर उनकी दृष्टि को हमारे राजनीतिक दल अपना एक परमानेंट एजेंडा बना लें तो वो एक प्रकार से भारतीय राजनीति के लिए एक परमानेंट मैनिफेस्टो का काम करेगा। उनकी पुस्तकों में ग्रेविटी एंड ग्रेस, द नीड फॉर रूट्स और वेटिंग ऑन गॉड मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, और इस पारंपरिक विचार दृष्टि को समझने के लिए आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में, आधुनिकता के द्वारा उत्पन्न किए गए संकटों के परिवेश में हम परंपरा की दृष्टि को कैसे समझें, इसके लिए सिमोन वील हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। इस समय वाशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वो इस्लामिक स्टडीज़ के तो प्रकांड विद्वान हैं ही, वो पर्यावरण विज्ञान के भी बहुत ही अच्छे जानकार हैं। मैन एंड नेचर करके उनकी एक बहुत ही गंभीर पुस्तक है, बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही गंभीर पुस्तक है। हमारी आज तक की सारी बौद्धिक निर्मिति कैसे विकसित हुई है, ग्रीको रोमन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक क्या क्या विशेषताएं लेकर के ये हमारी बौद्धिक निर्मिति आगे बढ़ती रही है, इसने कौन कौन से संकट पैदा किए हैं, और हमारी जो आधुनिक बौद्धिक निर्मिति बनी है उसकी क्या संगतियां विसंगतियां हैं, इस पर बहुत ही सार्थक और बहुत ही सटीक पुस्तक है प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र की पुस्तक द मैन एंड नेचर। इसके अतिरिक्त फ्रिट्जोफ श्वां एक बहुत ही बड़े विचारक हुए हैं, और श्वां की कई पुस्तकें जैसे ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, स्टेशंस ऑफ विजडम या अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, ये बहुत ही अद्भुत पुस्तकें हैं। और एक आध पुस्तकों में तो उन्होंने जो इस्लाम के फंडामेंटल्स हैं उनकी तुलना शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से भी की है। तो ये वो विचारक हैं जिन्होंने न केवल जो पारंपरिक विद्या है, पारंपरिक विद्या का स्वरूप है, उसको ठीक प्रकार से समझा है, बल्कि भारत जैसी किसी सनातन विद्या संपन्न राष्ट्र के तत्वों को समझने के लिए भी इनकी रचनाओं का हम लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रिट्जोफ श्वान ने अपनी पुस्तक स्टेशंस ऑफ विजडम में जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसकी बहुत ही समीचीन और बहुत ही गंभीर समीक्षा की है। यही चीज़ें हमको सिमोन वील की भी रचनाओं में देखने में आती हैं, और यही बातें हम लोग रेने गेनो की भी रचनाओं में पाएंगे।
इसके अलावा मार्को पेलिस और जोसेफ पाइपर ऐसे विचारक हैं जो कि इस परंपरागत दृष्टि को हमारे सामने उन्मीलित करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। 20वीं शताब्दी के बड़े अंग्रेजी के विचारकों में टी.एस. इलियट एक बड़ा नाम है। 1939 में उनके 3-4 भाषण हुए। उन भाषणों को द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी नाम की एक पुस्तक में फेवर एंड फेवर से पब्लिश किया गया है। और एक ईसाई समाज से उनका तात्पर्य किसी भी धार्मिक समाज से है। वो एक कोई हिंदू समाज भी हो सकता है, वो एक सही अर्थों में मुस्लिम समाज भी हो सकता है। उस समाज के क्या अभिप्राय हैं, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें मनुष्य का क्या संबंध होना चाहिए, मनुष्य का अपनी सृष्टि और अपनी व्यवस्था के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, इन चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही सुगठित पुस्तक है टी.एस. इलियट की द आइडिया ऑफ ए क्रिश्चियन सोसाइटी। इसका भी हमको अवलोकन करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर इस पुस्तक में की गई उनकी एक टिप्पणी का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। आधुनिक शिक्षा को टी.एस. इलियट ने कहा है कि मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट इलेबोरेटली ऑर्गेनाइज्ड इग्नोरेंस, कि आधुनिक शिक्षा और कुछ नहीं है बल्कि बहुत ही व्यापक रूप से संगठित अज्ञान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो टी.एस. इलियट को भी हमें अपनी दृष्टि के उन्मीलन के लिए पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे विचारक भारतवर्ष में भी 20वीं शताब्दी में हुए जिनके नामों से हम लोग कम परिचित हैं या नहीं परिचित हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण विचारक हैं। और जो लोग भी भारत की सनातन दृष्टि को ठीक से समझना चाहते हों, खास करके आज की बौद्धिक आपाधापी के युग में, उनको इन विचारकों की पुस्तकों का अवलोकन करना चाहिए, जो आसानी से भारतवर्ष में उपलब्ध भी हैं। किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इंटरनेट के आर्काइव पर भी आपको ये किताबें उपलब्ध हो सकती हैं। मोतीलाल शास्त्री, जिनके कुछ भाषण जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कराए थे। अभी उनमें से एक भाषण को भोपाल से छपने वाली पत्रिका समास में प्रकाशित भी किया गया है। बहुत ही प्रकांड और बहुत ही निष्णात विद्वान थे आचार्य मोतीलाल शास्त्री। जयपुर से भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हमें इनकी रचनाओं का अवलोकन करना चाहिए। इन्हीं की परंपरा में आचार्य गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दिग्देश काल मीमांसा, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतवर्ष की जो सारी अवनति हुई इसके पराधीनता के काल में, उसका क्या कारण रहा, इसका विवेचन करती हुई उनकी पुस्तक दिग्देश काल मीमांसा, इसको हमें देखना चाहिए। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। वो जितने बड़े साधक हैं उतने ही बड़े दार्शनिक हैं, उतने ही बड़े विचारक हैं। उनकी रचनाएं किसी भी आपको अच्छी लाइब्रेरी में पढ़ने को मिल सकती हैं। कविराज जी की एक बहुत ही मशहूर जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। मनीषी की लोक यात्रा के माध्यम से भी हम लोग कविराज जी के जीवन और उनके दर्शन से परिचित हो सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ शास्त्री दातार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनारस की काशी की पांडित्य परंपरा में एक बड़े आचार्य हुए हैं। विशेष रूप से राजशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ से जो कुछ भी सीखा उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। विशेष रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर उनकी सुमंगला टीका और रामचरितमानस के ऊपर उनकी विशेष प्रकार से की गई टीकाएँ उल्लेखनीय हैं। विश्वनाथ शास्त्री दातार के कार्यों का और उनके चरित्र का हमको अनुशीलन करने की कोशिश करनी चाहिए। आचार्य बलदेव उपाध्याय हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, जिनकी पुस्तक काशी की पांडित्य परंपरा बहुत ही मशहूर है और उससे हमको भारतवर्ष की जो पंडितों की परंपरा है उसका अवगाहन करने का एक मौका मिलता है। कुछ समकालीन विचारकों में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए सहयोगी हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र हमारे लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। विद्यानिवासी ने अपने ललित निबंधों के माध्यम से और अपनी शास्त्रीय परंपरा की समीक्षा के माध्यम से बहुत कुछ हिंदी के पाठकों को दिया है। सौभाग्य हमारा यह है कि साहित्य अकादमी के द्वारा वासुदेव शरण अग्रवाल जी के सारे कार्यों को और विद्यानिवास जी के भी सभी कार्यों को समग्र के रूप में संपादित किया जा चुका है और ये दोनों पुस्तकें आसानी से हमको मिल जाती हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं जो हमारी विश्वविद्यालयी परंपरा से रहे हैं। विशेष रूप से प्रोफेसर ए.के. सरन, अवध किशोर सरन एक बड़ा नाम है। इनको भी कम लोग जानते हैं, पुराने लोग ही इनके नाम से परिचित हैं। लखनऊ में समाजशास्त्र का जो लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी कहलाया, उसके सबसे सशक्त हस्ताक्षर प्रोफेसर ए.के. सरन थे
और जिन दो दृष्टियों की हम लोगों ने समीक्षा की, समाजशास्त्रीय दृष्टि और एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि, उसके बारे में प्रोफेसर सरन की बिल्कुल स्पष्ट मान्यता थी कि अगर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई होती तो समाजशास्त्र नाम की कोई विद्या अस्तित्व में नहीं आई होती। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के तर्कों को समाज में स्वीकृत बनाने के लिए समाजशास्त्र जैसी विद्या की आवश्यकता पड़ी। इसलिए वो समाजशास्त्र के अध्यापक होते हुए भी समाजशास्त्र की मान्यताओं का बहुत ही पुरजोर खंडन करते हैं, उनकी बहुत ही निर्मम आलोचना करते हैं और ये मानते हैं कि जब तक हम इन आधुनिक विद्याओं के चंगुल से जब तक हम लोग मुक्त नहीं होते तब तक सम्यक विद्या के स्वरूप को समझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए वे लर्निंग से पहले अनलर्निंग पर जोर देते हैं। उनका यह भी मानना है कि यदि साम्राज्यवाद ना आया होता, यदि इम्पेरियलिज्म ना आया होता तो ये एंथ्रोपोलॉजी जैसे विषय का भी अस्तित्व ना हुआ होता। उनका ये मानना है कि जो सारी एंथ्रोपोलॉजी है वो यूरोपियन मैन की बाकी दुनिया के ऊपर सुपेरियरिटी को क्लेम करने वाली विद्या है। वो मानते हैं कि यूरोपियन मैन की कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं है। रामापिथेकस, निएंडरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मैन, पेकिंग मैन, ये जो ऑस्ट्रेलिया के, एशिया के या अफ्रीका की जो मनुष्य की जातियां कही जाती हैं, यही एंथ्रोपॉड्स माने जाते हैं। यही वे जातियां मानी जाती हैं जो मनुष्य की तरह दिखाई देती हैं और मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली इन जातियों का अध्ययन करना ये यूरोपीय मैन का काम है। इसलिए वो एंथ्रोपोलॉजी की सारी मान्यता को एक प्रकार से औपनिवेशिक मान्यता मानते थे, साम्राज्यवादी मान्यता मानते थे और वो कहते थे कि अगर उपनिवेशवाद की अवधारणा ना आई होती, साम्राज्यवाद की अवधारणा ना आई होती तो एंथ्रोपोलॉजी का भी कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी को एक प्रकार से वो एक इम्पीरियल साइंस मानते थे और सोशियोलॉजी को वो एक प्रकार से इंडस्ट्रियल साइंस मानते थे। इस मामले में भी हमको प्रोफेसर ए.के. सरन को जानना चाहिए। प्रोफेसर ए.के. सरन की तमाम रचनाएं हैं, जिनमें से 10 रचनाएं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़, जो अब इस समय विश्वविद्यालय बन चुका है, उससे प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी मुख्य रचनाओं में ट्रेडिशनल विजन ऑफ मैन, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इत्यादि मशहूर हैं, जिनका हमको अध्ययन करना चाहिए, जिनके आधार पर हम उनकी जो आधुनिक समाज विज्ञानों और समाज विज्ञानों के जो सिद्धांत हैं उनकी आलोचना को समझने का एक मौका मिलेगा। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी प्रोफेसर रघुवीर सिंह के नाम से परिचित होंगे। प्रोफेसर रघुवीर सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक राजनीति शास्त्र के अध्यक्ष और वहाँ कला संकाय के अधिष्ठाता रहे। प्रोफेसर ए.के. सरन की ही परंपरा को प्रोफेसर रघुवीर सिंह भी बिलोंग करते हैं और राजनीति शास्त्र में कैसे परंपरागत दृष्टि का समावेश हो सकता है या राजनीतिक सिद्धांतों की कैसे परंपरागत दृष्टि के आधार पर समीक्षा हो सकती है, इसको जानने के लिए प्रोफेसर रघुवीर सिंह के कुछ लेख और उनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनको हमको पढ़ने की आवश्यकता है, जिनको हमको देखने की आवश्यकता, उससे भी हमारी दृष्टि का काफ़ी उन्मीलन होगा। इस समय जो विचारक हमारे पास हमारे बीच मौजूद हैं वो भी संयोग से राजनीति शास्त्र के ही विधा से हैं। दिल्ली में इस समय 93 वर्ष की आयु में प्रोफेसर रामाश्रय राय हम लोगों के बीच में हैं और प्रोफेसर रामाश्रय राय ने अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालयों में पठन पाठन और अध्यापन किया। उसके बाद भारतवर्ष में आकर के CSDS से लेकर के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला तक में वो फेलो रहे, ICSSR में वो फेलो रहे। तो इस तरीके की तमाम जो उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं देश में और देश के बाहर, उन सबसे संबद्ध रहने के बावजूद भी इस समय प्रोफेसर रामाश्रय राय की यही मान्यता है कि जो शुद्ध सनातन वैदिक दृष्टि है भारतीयों की, उसी के आधार पर भारत में किसी भी प्रकार की विद्या परंपरा का अवगाहन हो सकता है। वो विद्या परंपरा चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो और वो चाहे अर्थनीति से संबंधित हो। तो इसलिए प्रोफेसर रामाश्रय राय की रचनाओं को देखना भी हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा और उनके माध्यम से भी हम लोग जो भारतीय बौद्धिक निर्मिति है उसके स्वरूप को ठीक से समझ सकते हैं। इस सारी ज्ञान संपदा के उपरांत 2 ऐसी पुस्तकों का मैं आपके सम्मुख नामोल्लेख करना चाहूँगा कि जिनको यदि आप हैंडबुक की तरह से अपने पास रखें तो जितने भी सवाल अपनी बौद्धिक निर्मिति के संबंध में आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं उनका प्रत्युत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक पुस्तक है केनेथ ओल्डमिडो, उनकी पुस्तक का नाम है ट्रेडिशनलिज्म रिलीजन इन द लाइट ऑफ पेरिनियल फिलॉसफी। इस पुस्तक में पारंपरिक विश्वदृष्टि क्या है, उस पारंपरिक विश्वदृष्टि की क्या आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं का क्या सम्यक प्रत्युत्तर है, भारत और भारत के बाहर उस पारंपरिक विश्वदृष्टि को प्रतिध्वनित करने वाले सम्यक और
विचलित दोनों प्रकार के कौन कौन से अध्येता हैं, इसका यदि आपको विशद और बहुत सटीक विवरण हासिल करना हो तो केनेथ ओल्डमिडो की इस पुस्तक का आपको अवलोकन करना चाहिए। दूसरी पुस्तक जिसे मैं ये कहता हूँ कि किसी भी हिंदू अथवा किसी भी सेकुलर, उन सभी के घरों में इस पुस्तक को अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, भले ही उनके घरों में रामायण, महाभारत, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत न हो। इस पुस्तक का नाम है हिंदू धर्म द यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ। और इस पुस्तक के लेखक क्या हैं, बल्कि उनके भाषणों का अंग्रेजी भाषा में ये बहुत ही उत्तम कोटि का संकलन है जो भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हुआ है। कांची कामकोटि के परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी के भाषण हैं। उन्होंने संपूर्ण वैदिक और भारतीय वांग्मय क्या है, संपूर्ण वैदिक और भारतीय परंपरागत जीवन शैली क्या है, उस जीवन शैली और उस समूची वांग्मय परंपरा के क्या अंग और उपांग हैं, उस पर उठने वाले कौन से प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सम्यक प्रत्युत्तर क्या है, उसको बहुत ही विस्तृत रूप से लेकिन बहुत ही सरल तरीके से संप्रेषित किया है। इसलिए केनेथ ओल्डमिडो की पुस्तक ट्रेडिशनलिज्म, रिलीजन इन द लाइट ऑफ पेरिनियल फिलॉसफी और स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी की पुस्तक हिंदू धर्म द यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ, इन दो पुस्तकों का अध्ययन हम लोगों के लिए है। तो ये एक लेखा जोखा आप कह सकते हैं, एक खाका हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की कि आज हम जिस बौद्धिक वातावरण में हैं, आज की हमारी जो बौद्धिक निर्मिति है, आज का जो हमारा इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन है, इस इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट करने में, इसको डेवलप करने में कौन कौन सी धाराएं और अंतर्धाराएं उत्तरदायी हैं, कैसे वो सारी धाराएं और अंतर्धाराएं भारतीय पुनर्जागरण के माध्यम से यूरोपीय धाराओं और पुनर्धाराओं को लेकर के, अंतर्धाराओं को लेकर के भारत में अवतरित होती हैं, और कैसे भारत को नए नए प्रकार से अपनी चीज़ों को समझने का अवसर मिलता है। उन धाराओं अंतर्धाराओं की अपनी संगतियाँ विसंगतियाँ क्या हैं, और हमको यदि ठीक प्रकार से अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करना है तो वो कौन सी परंपरागत दृष्टि है, वो कौन से परंपरागत विचारक हैं, वो कौन सी उनकी परंपरागत रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हम ठीक प्रकार से अपने जीवन के सनातन विन्यास को और अपने राष्ट्र की वास्तविक अस्मिता को समझ सकते हैं। इस उद्देश्य से ये प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की गई।